नेस्टेड इफ एल्स को। बेसिकली ये इफ ही होता है ना, इसको मैं बोलूंगा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इसके अंदर इफ। अब मैंने कोई एक ऐसा मतलब मैंने खुद ने ही एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट किया है, उस एग्जांपल क्रिएट किया ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊं कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, एग्जांपल पे फोकस मत रखना कि सर आपने एग्जांपल ऐसे ले लिया, ऐसा करना होता, तो आप समझना कॉन्सेप्ट कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करेगा। फिर बोल रहा हूँ कंडीशन के अंदर कंडीशन होगी तो इफ लगाते जाओगे आप, और फिर क्लोज भी वैसे ही होगा, उल्टा के। जैसे के लिए आप ऐसे लिखते हो ना, के के लिए मैं तो बोर्ड पे समझ सकता हूँ, यहाँ पे समझ नहीं सकता, तो के लिए जैसे ऐसे की होता है ना, तो वैसे ही नेस्टेड इफ एल्स ऐसा होता है कि जिस तरह इफ खुलता जाएगा, इसके अंदर इफ आता रहेगा, फिर इसके अंदर इफ आएगा, फिर इसके अंदर इफ आएगा, फिर पहले क्लोज वो होगा जो लास्ट में ओपन हुआ है, एल्स, फिर इसका एल्स, फिर इसका एल्स, फिर इसका एल्स, तो उल्टी के की शेप बन जाती है। ठीक है, समझते रहो चीजें, जितना ज्यादा समझ में आए उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, तो उस एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स का कंडीशन। ठीक है, सारे आ गए ना स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। जोया आई थी, कहाँ गई? वापस गई? चलो ठीक है। हाँ जी, हम एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल लिया है मैंने। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है? कार्ड का टाइप। मतलब एग्जांपल को माइंड में मत रखना, माइंड में केवल रखना कि सर नेस्टेड इफ एल्स कैसे लगा रहे हैं और कैसे इसको क्लोज कर रहे हैं, कैसे इफ खोले जा रहे हैं और कैसे एल्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो मुझसे कार्ड का टाइप मांगा जा रहा है ना। अब कार्ड के टाइप में दो ही डाल सकता हूँ, या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। तो मान लो सबसे पहले मैं कार्ड का टाइप, तो कार्ड अंडरस्कोर टाइप एक वेरिएबल बनाया जो कि कार्ड टाइप को होल्ड करेगा। ये शॉर्ट में कर देते थोड़ा इसको, सी अंडरस्कोर टाइप, कार्ड टाइप का मतलब सी टाइप। ठीक है, इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब काफी वो हो जाएगा टाइम टेकिंग। सी टाइप मतलब एक सी टाइप करके मैंने वेरिएबल बनाया जो कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी टाइप होगा उसको होल्ड करेगा। तो सामने वाले लेना है, तो मैं इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ और मैसेज में क्या प्रिंट कराऊंगा? एंटर द टाइप ऑफ द कार्ड, एंटर द टाइप ऑफ द कार्ड, एंटर द टाइप ऑफ कार्ड। अब एंटर द टाइप ऑफ द कार्ड। यूजर क्या करेगा? यूजर इसको रन करेगा, या तो वो डेबिट कार्ड देगा तो सी टाइप पे जाके वो सेव हो जाएगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड देगा तो सी टाइप पे जाके वो सेव हो जाएगा, जो भी देगा। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ सी टाइप जो होगा वो इक्वल्स टू है या तो मान लो डेबिट के, या फिर और, या मैं बोलूंगा सी टाइप इक्वल्स टू क्रेडिट। या तो डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, दो ही कार्ड होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई कार्ड है, दोनों में से कोई कार्ड है तो लिखा हुआ आ जाए तो मैं प्रिंट कर दूंगा वैलिड कार्ड, वैलिड कार्ड टाइप। मतलब एक एक स्टेप में आपको वेरिफिकेशन की समझाया जा रहा हूँ और उसी से हम इफ एल्स करते जाएंगे। और यहाँ पे मान लो मैंने ना ललित की इंफॉर्मेशन सेव कर दी, केवल एक बंदे के लिए समझा रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैंने यूज किया है इफ एल्स समझाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, मान लो सबसे पहले आपसे कार्ड का टाइप मांगा गया, और अगर आप डेबिट कार्ड देते हो या क्रेडिट कार्ड देते हो तो लिखा हुआ जाए वैलिड कार्ड टाइप। कार्ड टाइप के बाद क्या मांगा जाएगा आपसे? कार्ड का नंबर। ठीक है, अब कार्ड का नंबर सामने वाले से लेना है, तो मान लो सी नंबर, सी नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि कार्ड नंबर को होल्ड करेगा। अब कार्ड के जो नंबर होते हैं, है ना, उसका डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है कि स्ट्रिंग होता है? स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। क्यों? कार्ड के नंबर्स में कभी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराते, ऐसे नहीं बोलते ले भाई आजा अपन दोनों के क्रेडिट कार्ड के नंबर है, देखते हैं आज इसका सम क्या आ रहा है, आज देखते हैं किसका क्रेडिट कार्ड नंबर ज्यादा है ना। तो जब भी हम ऐसे डेटा के साथ क्रेडिट मतलब कभी भी ऐसे डेटा के साथ अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराते तो इसको हम एज ए स्ट्रिंग लेंगे। आप एज ए इंटीजर लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप वैसे तो टेक्निकली इसको एज ए स्ट्रिंग लो, जैसे अपने आधार कार्ड नंबर, लाइक मोबाइल नंबर अपना, तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग ले लूंगा मैं लिखूंगा इनपुट एंटर द कार्ड नंबर। अब इसका कार्ड नंबर मैंने फिक्स कर रखा है ललित का, मैं लिखूंगा इफ, देखो नेस्टेड इफ के अंदर इफ कार्ड नंबर या सी नंबर, इफ सी नंबर
इक्वल्स टू इसका कार्ड मैंने फिक्स करके कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 8 9 0 इसका कार्ड नंबर मैंने फिक्स कर दिया। मान लो ये अगर कार्ड नंबर यूजर ये देता है तो प्रिंट हो जाए वैलिड कार्ड नंबर, वैलिड कार्ड नंबर। तो वैलिड कार्ड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या मांगा जाता है? सीवीवी मांगा जाता है आपसे। ठीक है, तो सीवीवी सामने वाले से मांग रहा हूँ। अब सामने वाले से सीवीवी मांगना है तो पहले आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा कि स्ट्रिंग होगा। अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग होगा क्योंकि कभी भी दो सीवीवी को आप जोड़ते नहीं हो, ऐड नहीं करते हो, गुणा नहीं करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते, जो भी हो। मैं इनपुट लगा रहा हूँ यहाँ पे और एंटर द सीवीवी लिख रहा हूँ, एंटर द सीवीवी। अब आपने यूजर से सीवीवी लिया। अब क्योंकि मेरे को ललित की डिटेल्स मैंने फिक्स कर दी तो मैं लिखूंगा इफ सीवीवी इक्वल्स टू अब ललित का सीवीवी फिक्स कर देता हूं, मान लो 987। ठीक है, अगर यूजर सामने वाला अगर ये सीवीवी दे तो प्रिंट हो जाए वैलिड सीवीवी, वैलिड सीवीवी, वैलिड सीवीवी डाउन कोड भी देते हैं वैलिड सीवीवी। हाँ जी, एग्जांपल थोड़ा बहुत समझते रहना। ये मैंने खुद ने ही एग्जांपल बनाया है ताकि इस टॉपिक को, क्योंकि हालांकि नेस्टेड इफ एल्स के क्वेश्चन आपके आगे थे लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इसको बड़े लेवल पे समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार ये एग्जांपल समझ लोगे तो नेस्टेड इफ एल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब बनाने के बाद क्या है, आप इस एग्जांपल को केवल एग्जांपल की नजर से देखो, इस एग्जांपल में खो मत जाना। नहीं सर मेरे तो है ना कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है, यहाँ पे तो आपने 10 डिजिट का ले रखा है, सीवीवी में तो 4 डिजिट का होता है, ऐसे नहीं लेना। फिर समझो कि एक ऑनलाइन छोटा सा एक पेमेंट देना है हमको, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो उसमें आपसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे कार्ड का टाइप मांगा गया। अगर आप डेबिट कार्ड देते हो, क्रेडिट कार्ड देते हो तो ही आगे रन होगा ये, अदरवाइज यहीं से बाहर निकल जाएगा। इस कार्ड नंबर अगर आप ये देते हो तो वैलिड कार्ड नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। इस सीवीवी अगर ये देते हो तो वैलिड सीवीवी आ जाएगा। इसके बाद क्या मांगेगा वो, इसके बाद क्या मांगा जाता है, एक सेकंड। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऐसे खुलता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मांगा जाएगा मान लो नेम, कि नेम क्या लिखा हुआ है कार्ड पे, नेम ऑन द कार्ड। ठीक है, अब नेम किसमें लूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है इनपुट में, एंटर द नेम, एंटर द नेम, एंटर द नेम। इफ नेम सामने वाले ने नेम भी दे दिया, इफ नेम इक्वल्स टू मान लो मैंने दे दिया ललित शर्मा, तो वेल ऐसे लिखा हुआ जाए वैलिड यूजर, वैलिड नेम या फिर वैलिड यूजर नेम प्रिंट कर दूंगा मैं, वैलिड नेम, वैलिड नेम। ठीक है, ये चीज आती है। फिर वैलिड यूजर दे देता हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, आपसे ये चीजें मांगी गई, आपको वेरीफाई किया गया, आपने सारी डिटेल डाली। ठीक है, फिर आपसे अमाउंट मांगा जाएगा, अमाउंट। तो एएमडी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है ना। जो अमाउंट होगा वो पॉइंटर में भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इवन लगा सकता हूँ, फ्लॉट लगा सकता हूँ, इंटीजर लगा सकता हूँ, जो भी आपको मर्जी है। इनपुट सामने से लेना है कि कितने का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, या एटीएम पे जाते हो तो कितना कैश आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट एंटर द अमाउंट। आपको ये समझना है, आपके समझने का क्या है, इफ ऐसे खुलता जा रहा है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, एंटर द अमाउंट, अमाउंट आपने सामने से एंटर करवा लिया। अब जब अमाउंट आ गया तो प्रिंट आ जाएगा, जब ऑर्डर करते तो ऑर्डर सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, आप लिख देना अमाउंट इज डेबिटेड या फिर सक्सेसफुली। ठीक है, ऑफ अमाउंट दिस लिख देते हैं, ऑफ अमाउंट मतलब ये लिखा हो जाएगा सक्सेसफुली ऑर्डर इज प्लेस ऑफ अमाउंट, जो भी अमाउंट ऊपर आप दोगे उसका और रुपीस का। अब क्या होगा भी, इसको ऐड करना है। ये इस जो आपने खोले ना, तो नेस्टेड इफ एल्स का ही करना, ये मतलब एक लॉजिक होता है कि जो सबसे बाद में इफ खोला आपने तो पहले उसको ऐड करोगे आप, है ना। तो इसका एल्स इसके नीचे आएगा। अगर नेम ललित दिया तो लिखा हुआ जाएगा वैलिड यूजर और आगे रन हो जाएगा। अगर किसी ने नेम ललित नहीं दिया तो प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड नेम या इनवैलिड यूजर। वैसे ही अगर किसी ने सीवीवी दिया ये वाला, तो वैलिड सीवीवी लिखा हो जाएगा, फिर इसका एल्स आएगा, इसको बोलेंगे हम, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड सीवीवी। वैसे ही कार्ड नंबर, इसके बाद है सी नंबर, कार्ड नंबर।
कार्ड नंबर किसी ने ये दिया तो आगे रन हो जाएगा, अदरवाइज अगर किसी ने कार्ड नंबर ये नहीं दिया तो प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड कार्ड नंबर। और वैसे ही लास्ट में आपसे कार्ड का टाइप मांगा गया था, अगर कार्ड का टाइप आपने उनमें से किसी को दिया, मतलब डेबिट दिया या क्रेडिट दिया, तो आगे रन हो जाएगा, अदरवाइज उसका एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, प्रिंट कर दोगे आप इनवैलिड कार्ड टाइप। तो ये एक एग्जांपल छोटा सा मैंने बनाया था आपको इफ एल्स समझाने के लिए, नेस्टेड इफ एल्स समझाने के लिए। इफ इसके अंदर इफ खुलता जाएगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन ये जब क्लोज होगा तो पहले लास्ट वाला एल्स, फिर सेकंड लास्ट वाला एल्स, फिर थर्ड लास्ट, इसे चलता रहेगा। तो ये उल्टे की शेप बन रही है, जैसे ऐसे के बन रहा है, देखो आप लोग ऐसे के, आपको ये शेप है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन कल करवाए थोड़े बहुत आपको दिए भी, तो नेस्टेड इफ एल्स सबके क्लियर अच्छी तरह नहीं हो पाते, उसके लिए क्वेश्चन डिजाइन कर दिया ऐसे मैंने कि थोड़ा सा मैंने है ना मल्टीपल कंडीशन के साथ एक एग्जांपल डिजाइन कर दिया कि सबसे पहले आपको कार्ड का टाइप मांगा जाए, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो या डेबिट कार्ड दे रहे हो तो ही वो आगे रन हो, अदरवाइज वहीं पे वो एग्जिट हो जाए, ठीक है। मान लो आपने डेबिट कार्ड भी दिया, क्रेडिट कार्ड भी दिया, उसके बाद भी आपको कार्ड नंबर आपने फिक्स कर दिया, ये कार्ड नंबर दूंगी तो ही आगे रन होगा, उसके बाद भी एक कंडीशन है सीवीवी दोगे तो ही रन होगा, उसके बाद भी एक कंडीशन है अगर नेम ललित दोगे तो ही रन होगा। ये ललित, मान लो ये ललित की इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन करा, सबसे पहले इसको कार्ड का टाइप मांग रहे हैं, मान लो मैंने दे दिया क्रेडिट कार्ड, आगे रन होगा आराम से क्योंकि दोनों में से एक है। फिर बोल रहा कार्ड नंबर 1 2 3 को जो मैंने फिक्स कर रखा है ललित के लिए वो नंबर दे देता हूं, तो बोल रहा है वैलिड कार्ड नंबर, इसका सीवीवी मुझे पता है 987 ललित के 987, बोल रहा है एंटर द नेम, तो ललित शर्मा, राइट। मैंने इसको रन करा, बोल रहा है एंटर द अमाउंट, मान लो 25,000 की शॉपिंग कर ली, ठीक है। कहीं भी आप गलत कुछ देते, लाइक मान लो कि आपने कार्ड का टाइप भी सही दिया हो तो क्रेडिट या डेबिट जो भी सही, दोनों में से कुछ भी दोगे रन हो जाएगा। कार्ड नंबर भी मान लो सही दिया होता आपने और सीवीवी भी सही दिया होता, लेकिन जो नेम आपसे मांगा गया, मान लो मैं अपना नाम दे देता, ठीक है, तो क्या होता है ये चेक करता कि क्या नेम ललित है, बोले नहीं तो फिर वो एल्स वाला पार्ट रन करता, तो आ जाएगा इनवैलिड नेम, इनवैलिड यूजर। अगर पहला टाइप ही कार्ड का टाइप ही आप कुछ और दे दो, मान लो या तो क्रेडिट कार्ड दूंगे डेबिट दूंगे, किसी ने मेरा नाम गलती से दे दिया तो आ जाएगा इनवैलिड कार्ड टाइप। समझ में आ रहा होगा आपको, नेस्टेड इफ एल्स। तो पहले लाइन चलिए वैसे ही रहा है, बोलते ना सीक्वेंशियल फ्लो, ये सीक्वेंशियल फ्लो ही है। सबसे पहले आपका कार्ड, सबसे पहले आपको आपसे कार्ड का टाइप मांगा गया, आपने कार्ड का टाइप दिया, फिर उसे कंपेयर किया कि भैया डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है, अगर डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है तो वो आगे रन करेगा, अगर इन दोनों में है ही नहीं कुछ तो वो एल्स वाले पार्ट को रन कर देगा। फिर मान लो डेबिट क्रेडिट के बाद लिखा हुआ आ जाएगा वैलिड कार्ड टाइप, उसके बाद कार्ड नंबर आपसे लिए गए, फिर वो चेक करेगा कि कार्ड नंबर यही है क्या, अगर कार्ड नंबर ये नहीं है तो इसके नीचे जो इसका एल्स वाला पार्ट होगा वो रन कर देगा। ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया। सर इसमें एलिफ वाला फंक्शन क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने एक ही यूजर लिया है और मैं दो ही आउटपुट लेके चल रहा हूँ, या तो होगा या नहीं होगा, या तो कार्ड का नंबर ये है तो दिस, और या फिर नहीं है तो एल्स। अगर मैंने दो बंदों की डिटेल यहाँ पे सेव करा था तो एलिफ दूसरा कार्ड नंबर फिर उसकी डिटेल आती। एलिफ क्यों लगाते हैं हम, जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज, मतलब एक से ज्यादा आउटपुट होते हैं। यहाँ पे मैं दो ही आउटपुट लेके चल रहा हूँ, या तो इफ, या तो इनकी कार्ड नंबर होगा या इसके अलावा कुछ होगा। कल को अगर तीन होते, जैसे ललित की और मेरी कार्ड की डिटेल में सेव करा था तो ललित की कार्ड की डिटेल देता इसमें, मेरी देता एलिफ में, और किसी और के इसके अलावा कुछ होता तो एलिफ में। तो बस ये नेस्टेड इफ एल्स, कंडीशन के अंदर कंडीशन मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। कल आपने देखा था कि इसके अंदर इफ भी आया, एलिफ भी आया, एल्स भी आया, जैसे जेंडर वाले क्वेश्चन में जेंडर वो वेजेस प्रिंट कराने थे हमको, इफ मेल है तो इतने टोटल वेजेस, फीमेल है तो इतने टोटल वेजेस, और इसके अलावा कुछ और जेंडर दे तो वहां पे एलिफ भी लगा था। तो यहाँ पे अगर ये तो एग्जांपल मैं सिर्फ आपको नेस्टेड इफ एल्स समझाने के लिए बना दिया कि नेस्टेड इफ एल्स का एक ही फंक्शन याद रखना कि इस तरह से इफ खुलते रहेंगे और इस तरह से एल्स आते रहेंगे, और एलिफ भी आप लगाओगे तो इसी लाइन में लगाओगे, लास्ट वाले का पहले एलिफ आएगा, इसका एलिफ लगाते तो आप यहाँ लगाते इसके नीचे। सिर्फ एग्जांपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, एग्जांपल पे नहीं जाना कि सर कार्ड का नंबर के बाद ये मांगा जाता है, हमारा तो ओटीपी भी आता है सर, उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सिर्फ नेस्टेड इफ एल्स को समझो कि इस तरह से ओपन होगा और जिस तरह से ओपन हो रहा है वैसे ही क्लोज होगा। ऐसे बोलो कोई डाउट है तो इसमें, जब तो आगे बढ़े हम। आई थिंक नहीं होगा क्वेश्चन, अगर आपने किए होंगे तो और भी, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही था। ये कोई नेस्टेड इफ एल्स कोई नया टॉपिक नहीं है, ये इसका ही पार्ट है, बस इसको मैंने नाम दे दिया नेस्टेड इफ एल्स।
हालांकि आगे जाके लूप पढ़ोगे आप, आज ही हो सकता है आज ही चालू कर दूं लूप, तो लूप के अंदर लूप आ जाएगा तो नेस्टेड लूप बोलोगे, फिर आगे जाके कुछ भी पढ़ोगे आप, जैसे लिस्ट पढ़ रहे हो तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई तो नेस्टेड लिस्ट, सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। फिलहाल आई थिंक मैंने आपको दो तीन टॉपिक कवर कर दिए हैं। पहले वेरिएबल डेटा टाइप मैंने आपको समझाया, आफ्टर वेरिएबल डेटा टाइप हमने इनपुट फंक्शन देखा, टाइप कास्टिंग देखी, ऑपरेटर्स देखे, और ऑपरेटर्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था पहला वो ये था इफ एलिफ एल्स। इसमें आपने सिर्फ कंडीशंस देखी, क्वेश्चंस आपने कर लिए जो मैंने भेजे, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं कर लिए तो कोई बात नहीं, आप जब कर लोगे तब कर लेना, वो तो करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप बिना करे आप सोचो कि जो कर रहा है उसको मैं टक्कर दे दूं, मतलब उससे कंपटीशन है मेरा, तो आप कर ही नहीं पाओगे कंपटीशन उससे। जो कर रहा है ना प्रैक्टिस और आप नहीं कर रहे तो आप नहीं कर पाओगे, साफ सी बात ये है, उसके लिए कोई वो नहीं है। आप सोचो मैं तो बार बार डाउट पूछने से क्या पता वो आ जाएगी चीजें, नहीं आएगी, 2 मिनट के लिए आपके दिमाग में रहेगी, वापस निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मॉडुलस फंक्शन मैंने आपसे पूछा, आपने जिस समय पढ़ा था उसमें तो समझ में आ गया होगा, है ना, उस समय लगा भी होगा ये तो आ गया, लेकिन आज मैंने पूछा आपसे आप भूल चुके हो, ये ऐसे ही होगा, ये प्रोसेस है। अगर किसी के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो भूल जाओगे। चलो आगे बात करते हैं, हम लूप स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, तो समझने की कोशिश करना है ना। और जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो 1-2 दिन तो उसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे हम सब कुछ समझ में आ जाएगा। लूप, ठीक, पहले तो बताओ लूप जो होते हैं, लूप ये कौन से स्टेटमेंट होते हैं? लूप ने नाम सुना है ना आपने, लूप का नाम तो सुना होगा, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। मैं पहले इसको हेडिंग कर देता हूँ, 1 सेकंड। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना जितना भी समझ में आया आपको। हो सकता है एक बार में सारा समझ में नहीं आए, तो ऐसा सही है। लूप तो जब मैं खुद पढ़ रहा था अपने टाइम पे तो लूप मुझे भी समझ में नहीं आया, बट मुझे ये पता था कि मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस वो ज्यादा से ज्यादा करनी है, उससे ही क्लैरिटी आती है दिमाग में, और किसी से नहीं आती। आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे ना आप कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनना है, उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, फिर हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर जैसे ये सेल्फ हुआ है, ठीक है। लूप, सबसे पहले तो लूप 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, अब बोर्ड पे तो लिखना अलाउ नहीं है, आप मतलब समझ नहीं पाओगे, तो यही लिख रहा हूं मैं, फॉर लूप है और व्हाइल लूप है। अब मैंने आपको पढ़ाया था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, राइट। मैंने बताया था 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट। तो मुझे बताओ जो लूप होता है, लूप जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये कौन से स्टेटमेंट का पार्ट होता है? सिंपल होते हैं कि कंपाउंड होते हैं कि एम्प्टी होते हैं? तो ऑब्वियसली बात है सिंपल तो होंगे नहीं, सिंगल लाइन में तो होंगे नहीं, ठीक है। और एम्प्टी होगा नहीं क्योंकि एम्प्टी इज डिनोटेड बाय नल कीवर्ड, सॉरी एम्प्टी इज डिनोटेड बाय पास कीवर्ड। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। कौन से स्टेटमेंट होते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। अब दूसरे नंबर पे था फ्लो कंट्रोल, इसमें कौन सा फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है या कौन सा कंट्रोल फ्लो होता है? 3 थे अपने, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन बेस्ड और आइटरेशन फ्लो। तो इसमें होगा आइटरेशन फ्लो। तो स्टेटमेंट कोई भी पूछे लूप में कौन से लूप वाला जो लूप होता है वो कौन से स्टेटमेंट होते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा कंट्रोल फ्लो होता है? आइटरेशन फ्लो। आइटरेशन फ्लो का मतलब रिपीटेशन होता है ना, कई बार हम कई ऐसे जगह पहुंच जाते हैं, बार बार घूम फिर के बार बार वहीं आते रहते हैं, अरे यार ये तो इस गली से गए थे वापस इस गली में आ गए, अरे यार, तो ये लूप होता है। इस लूप में आप चलते रहते हो चीजें। तो लूप 2 टाइप का होता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। इनके बीच में डिफरेंस बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना, अभी की अभी याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ फालतू के डिफरेंस भी होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे फालतू के डिफरेंस, तो वो फालतू के डिफरेंस में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमसे क्वेश्चन कराएगा, जिससे हमारे लॉजिक क्लियर होंगे, वो डिफरेंस हमको याद रखना है। पहला, फर्स्ट, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, फॉर लूप कैन इटरेट ओवर, मैं लिख देता हूं, हालांकि देखते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, फॉर लूप अभी की भी याद कर लेना, आपको काम है इसको याद करना। फॉर लूप कैन आइटरेट over range function. For loop can iterate over range function and sequence. For loop can iterate over range function and sequence. आपको पहले लाइन याद रखनी है, for loop can iterate over range function and sequence। बस क्या होता है रेंज, क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है फंक्शन, कुछ दिमाग मत लगाओ, बस पहली लाइन याद कर लो, फॉर लूप कैन इटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस। मतलब है कि सर 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो रेंज फंक्शन की बात कर रहे हैं और एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप इटरेट्स, व्हाइल लूप इटरेट्स
टिल कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक व्हाइल लूप इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब रिपीटेशन। अब जैसे दो एग्जांपल मैं देता हूं, लाइक ये बिल्डिंग है अपने, है ना, थर्ड फ्लोर तक है, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सॉरी बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आप फर्स्ट आप है ना ग्राउंड फ्लोर पे हो और मैं बोलूं इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर तक, थर्ड फ्लोर तक 3 चक्कर लगाने हैं आपको, ठीक है? तो 3 चक्कर फर्स्ट, फिर वापस नीचे होंगे, फिर वापस ऊपर जाओगे, वापस नीचे होंगे, फिर वापस ऊपर जाओगे, वापस नीचे होंगे। तो ये तो आपको पता है कि 3 बार चक्कर लगा लिया आपने, है ना? और मैं एक कंडीशन डाल दूं कि आपको जब तक चक्कर लगाने हैं जब तक कि आपको रानू मैम नहीं दिख जाए ऊपर, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर गए, रानू मैम मिली नहीं, आप वापस नीचे आ गए। तो जब जब कंडीशन चलती रहती है ना, जब जब कंडीशन चलती रहती है, कंडीशन क्या थी? जब तक रानू मैम नहीं मिले तब तक आपको चक्कर लगाने। तो जब जब कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता ही रहेगा, और जैसे कंडीशन फुलफिल हो गई खत्म। समझ में आ गया क्या? जब जब कंडीशन फुलफिल होती रहेगी चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती है, ये नहीं चलेगा। मतलब अभी सिर्फ समझना है आपको चीजों को, अभी एकदम से ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि मैं बोलता रहूंगा अभी 2 मिनट में लूप खत्म हो गए आपके। लूप तो सर टॉपिक मेरे ना तो इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार फॉर लूप फिर बता दोगे क्या? फॉर लूप क्या बताना है, दोबारा बताना है? हाँ फॉर लूप दोबारा बताओ, व्हाइल लूप से समझ में आ गया। हाँ तो मैं बता दूंगा ना। देखो फॉर लूप सिर्फ ये चीजों को समझना है आपको, ये सब अच्छा होगा कल की तारीख तक। कल की क्लास के एंड तक आपको पूरे लूप समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह, अच्छी तरह। तो आपको सुनना है बड़े ध्यान से और चीजें क्लियर करने की कोशिश करते रहने। जैसे लूप 2 टाइप का होता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप कैन इटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस, केवल मैंने इतना ही बताया है। किसी को नहीं पता कि रेंज फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये आगे वाली क्लास मतलब आगे कुछ टाइम में डिस्कस करेंगे। केवल आपको डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर लूप कैन इटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस। मतलब कुछ ना कुछ रेंज फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होती है, फॉर लूप उनके ऊपर वर्क करता है। मतलब फॉर लूप दो चीजों पे वर्क कर सकता है, या तो रेंज फंक्शन के ऊपर या सीक्वेंस के ऊपर, और ये दोनों क्या होती है वो आगे देखेंगे। और व्हाइल लूप कब चलेगा? जब जब कंडीशन ट्रू होगी, दैट्स इट। सेकंड डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। when number of iteration when number of iterations when number of iterations is known, जब नंबर ऑफ आइट्रेशन पहले से पता होती है तो हम फॉर लूप लगाएंगे। और जब नंबर ऑफ आइट्रेशन, रिपीटेशन, स्टेप हमको पहले से पता नहीं होती है, when नंबर ऑफ आइट्रेशन जब नंबर ऑफ आइट्रेशन हमको पहले से पता नहीं होती है तो व्हाइल लूप लगाएंगे। और इसका एग्जांपल अभी दे दिया मैंने, जैसे दो मैं बोला, मैंने आपसे कहा कि इस बिल्डिंग के 4 चक्कर लगाने हैं, तो आपको पता है 4 बार रिपीट करा रहे सर ये चीज, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको पहले से पता है 4 बार चक्कर लगाने हैं। लेकिन मैं बोलूं जब तक रानू मैम नहीं गए चक्कर लगाना है, तो आपको आइट्रेशन पता ही नहीं है कितनी बार चक्कर लगाना है, 4 बार लगाना है, 2 बार लगाना है, 50 बार लगाना है, वो तो कंडीशन है। तो जब जब आपको पहले से पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी है तो आप फॉर लूप यूज में ले लो। जब आपको पता नहीं होगी कितनी आइट्रेशन करनी, कितनी रिपीटेशन करनी, कितनी स्टेप्स करनी है, कब तक ये काम करना है, तो व्हाइल लूप लगा दो। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस देखो, इन डिफरेंस को मैं फर्जी बोलता हूं। तीसरा जो डिफरेंस है, इन फॉर लूप फॉर कीवर्ड इज यूज्ड, इन व्हाइल लूप व्हाइल कीवर्ड इज यूज्ड। क्योंकि फर्जी ये तरीका तो ऑब्वियसली पता है, फॉर लूप में तो फॉर कीवर्ड का यूज किया जाएगा, व्हाइल में तो व्हाइल कीवर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है? तो ये मैं लिखवा भी नहीं रहा। स्टेप्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ये याद रखना, 3-4 दिन याद रखना, अपने आप रट जाएगी। देखो 4 स्टेप होती है। पहले होती है स्टार्ट। क्या होती है? स्टार्ट, जिसको आप इनिशियलाइज करना बोलते हो, पहले इनिशियलाइज करनी पड़ेगी चीजें। सेकंड होती है स्टॉप। क्या होती है? स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। थर्ड होती है अपडेशन। मैं बता दूंगा, बस आप याद रखो, ये तो मैं समरी करा रहा हूं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले। फोर्थ नंबर पे होता है एक्सप्रेशन। फोर्थ नंबर पे होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वैसे ही देखो 4 स्टेप होती है। पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, स्टार्ट कहां से करना है, जैसे मैंने बोल दिया कि ग्राउंड फ्लोर से आपको स्टार्ट करना है। फिर स्टॉप, कहां स्टॉप करना है, मैंने बोल दिया 3rd फ्लोर पे स्टॉप करना है आपको, टेरेस पे नहीं जाना। अपडेशन, कितने का अपडेशन देना है? एक फ्लोर का। पहले ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर फर्स्ट पे, सेकंड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो अपडेशन कितने का दे रहे हो आप? फर्स्ट 1 फ्लोर का। कल को मैं बोल दूं अपडेशन 2 का देना है, तो ग्राउंड से आप डायरेक्ट सेकंड पे पहुंच जाओगे, सेकंड से डायरेक्ट फोर्थ पे पहुंच जाओगे। अपडेशन नहीं है, ठीक है? एक्सप्रेशन करना क्या है वहां जाके, मतलब एक्सप्रेशन का मतलब क्या परफॉर्म करना है आपको, कुछ करना है या चक्कर ऐसे लगाते रहोगे। अभी
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा वहां चेक करना है कौन बैठा है, फिर मैं बोलूंगा सेकंड फ्लोर पे जाओ, फिर वहां चेक करना है कौन बैठा है। तो एक्सप्रेशन का मतलब काम करना क्या है, ठीक है। और यही 4 स्टेप होती है इसके अंदर, व्हाइल लूप के अंदर भी। बट लास्ट की जो दो स्टेप दिख रहे हैं ना आपको, वो इंटरचेंज हो जाती है। स्टार्टिंग की दो तो सेम रहती है, मतलब स्टार्ट आप करोगे, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, किसी चीज को इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, सेकंड कंडीशन हो जाएगी स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप सेम। और लास्ट की जो है वो दो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन, वन सेकंड इसको भी लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन आती है और लास्ट में आएगा अपडेशन। अपडेशन थोड़ी सी स्टेप ध्यान में रखना, बाकी तो आप 2 दिन में सीख जाओगे, ठीक है। तो इनमें से तीसरा डिफरेंस, ये थर्ड डिफरेंस मैंने बता दिया, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा अभी। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कौन बेटर है, फॉर लूप बेटर है कि व्हाइल लूप बेटर है। तो फॉर लूप बेटर है, क्योंकि ये दो चीजों पे चल सकता है, ये रेंज फंक्शन पे भी चल सकता है और सीक्वेंस पे भी चल सकता है, ठीक है। तो वापस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, धीरे लेवल बढ़ाएंगे उसके बाद। लूप कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब बहुत सारे स्टेटमेंट मिलकर ऐसे यूनिट रन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा फ्लो कंट्रोल होता है इसमें, इसमें होता है आइटरेशन फ्लो कंट्रोल। 3 होते हैं ना, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन बेस, अभी सिलेक्शन बेस तो पढ़िया है आप इफ एलिफ में, सीक्वेंशियल आपने पहले ही पढ़ लिया। और सीक्वेंशियली मोस्टली चलता है लाइक a = 10, b = 20, c = a + b, ये सीक्वेंशियल है। इनपुट फंक्शन लिया, ये प्रिंट कराया, वो सीक्वेंशियली है। फिर होता है आइटरेशन, आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन। तो लूप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए, लूप 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब फॉर लूप क्या करता है, व्हाइल लूप क्या करता है, बस केवल समझो, इटरेशन दोनों करेंगे, रिपीटिशन दोनों करेंगे, बट दोनों को चलाने का अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली लाइन 4 डिफरेंस बताएं, दो मतलब 4 डिफरेंस बताएं, स्टार्टिंग के 2-3 याद रखना आप, ठीक है। फॉर लूप कैन इटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस, मतलब फॉर लूप 2 चीजों पे काम करता है, या तो रेंज फंक्शन पे काम करेगा या सीक्वेंस पे काम करेगा। व्हाइल लूप तब तक रन होगा जब जब कंडीशन ट्रू होगी, दैट्स इट। और जब नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता हो तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फॉर लूप यू काम में ले लो। और जब नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से पता नहीं हो तो आप क्या काम में ले लो, आप व्हाइल लूप काम में ले लो, क्योंकि व्हाइल लूप तो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। स्टेप्स 4 स्टेप होती है, स्टार्ट स्टॉप, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप अपडेशन एक्सप्रेशन। और अगर मैं बात करूं व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप में जो लास्ट की 2 स्टेप होती है वो इंटरचेंज रहती है, स्टार्टिंग की 2 स्टेप सेम रहती है, स्टार्ट स्टॉप तो सेम रहेगी, बट पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर अपडेशन आ जाएगा। और बेटर कौन है, बेटर है फॉर लूप। क्यों है, क्योंकि सर ये दोनों चीजों पर रन करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्या क्या, रेंज फंक्शन और सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, तो थोड़ा सा तो आया होगा, है ना, 50-60% आ रहा है, तो मतलब आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, फर्स्ट दिन पढ़ा था जब, तुम तो फिर भी मेरे से इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन को, है ना। अभी रेंज फंक्शन मैंने बताया, अब मेरे को इंट्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर लूप 2 चीजों पे इटरेट कर सकता है या 2 चीजों के ऊपर लग सकता है, एक तो रेंज और एक सीक्वेंस। तो मुझे एक एक करके धीरे धीरे बताना भी तो पड़ेगा चीजें आपको। रेंज फंक्शन क्या होता है, तो रेंज फंक्शन कुछ नहीं होता, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन। आपने बहुत सारे फंक्शन देखे, इनपुट फंक्शन नहीं देखा आपने, देखा है, इवन फंक्शन नहीं देखा, इंट देखा है ना। तो बहुत सारे फंक्शन तो आपने वैसे देख लिए, प्रिंट फंक्शन आपने देखा, टाइप फंक्शन देखा, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। वैसे रेंज फंक्शन भी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट आप पास करोगे। पहला होता है स्टार्ट, सेकंड होता है स्टॉप और थर्ड होता है अपडेशन। रेंज फंक्शन के अंदर आप 3 आर्गुमेंट पास करोगे। पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि स्टेप में मैंने बता रखा है आपको। फिर स्टॉप आपको देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्टेप में बता रखा है। थर्ड स्टेप है अपडेशन, आपको अपडेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर एक्सप्रेशन, वो मैं बात बताऊंगा। पहले हम रेंज फंक्शन के बारे में जान रहे हैं कि रेंज फंक्शन है कौन ही है। रेंज एक फंक्शन है, पहले से पाइथन में डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको हम बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये 3 आर्गुमेंट लेता है यूजर से, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और अपडेशन। और आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में देता है एक ऑब्जेक्ट, आइटरेबल ऑब्जेक्ट। आइटरेबल ऑब्जेक्ट, सर ये क्या चीज होती है, आइटरेबल ऑब्जेक्ट। आइटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो और जबरदस्ती हमको उसके अंदर से वैल्यू निकालनी पड़े। मतलब मैंने अपनी चीजें अपने अंदर बंद कर रखी है और अगर उन चीजों को निकालना है
तो किसी ना किसी स्पेशल चीज का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही रेंज फंक्शन है, ये तीन चीजें लेता है, लेकिन करता क्या है, ये अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर रखता है, बहुत सारी वैल्यूज स्टोर होती है इसके अंदर। निकालेगा कौन? फोर लूप। तो फोर लूप की हेल्प से मैं रेंज फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो निकाल सकता हूँ। तो रेंज फंक्शन को पूछे क्या है, बता दिया मैंने आपको। लूप मैंने थोड़ा बहुत तो बता दूंगा, आप मुझे बताइए इतना तो, ठीक है, कि ये तो हैंडल कर लूंगे। रेंज फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, क्या करता है, तीन आर्गुमेंट लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और अपडेशन। आउटपुट में क्या देता है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इटरेबल का मतलब जिससे हम वैल्यूज निकाल सके, वो इटरेबल है ना। इटरेबल का मतलब एक ही, जैसे धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके वैल्यूज निकाल सके, इटरेबल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत सारी वैल्यू स्टोर है, ऑब्जेक्ट का मतलब है बहुत सारी वैल्यू स्टोर है, ठीक। चलो अब इसको परफॉर्म करते हैं, लूप चलाते हैं। अब फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। पहले मैं लिखूंगा फोर, क्योंकि आपको पता ही है इन फोर लूप फोर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर आई इन रेंज। चलो मैंने पहले मैं एक दूसरी चीज और बता देता हूँ आपको रेंज फंक्शन के बारे में, डायरेक्ट नहीं लिखे जा रहा, पहले समझा रहा हूँ चीजें। रेंज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंज के अंदर तीन आर्गुमेंट आप पास करोगे, स्टार्ट, स्टॉप और अपडेशन, ठीक है। अगर किसी यूजर ने सिंगल वैल्यू पास करी, अगर किसी यूजर ने 67 या मान लो 20 पास करी या 10 पास करी, तो कि ये स्टार्ट की वैल्यू होगी या स्टॉप की वैल्यू होगी या अपडेशन की वैल्यू होगी, क्या लगता है आपको? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ रेंज फंक्शन के अंदर तीन तीन वैल्यू आप पास कर सकते हो मैक्सिमम। अगर किसी ने एक वैल्यू पास करी तो ये स्टार्ट की वैल्यू मानी जाएगी कि स्टॉप की मानी जाएगी कि अपडेशन की मानी जाएगी? सो स्टॉप क्योंकि 10 तक खत्म हो गया इसलिए। वेरी गुड, ये स्टॉप की वैल्यू मानी जाएगी। स्टॉप कितना है इसमें? 10। अच्छा जब 10 स्टॉप है तो फिर स्टार्ट क्या होगा? जैसे मान लो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से होगा। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट किससे होगा? 0 से। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी ना तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और 10 आपने दे दी स्टॉप के लिए। और थर्ड अपडेशन बाय डिफॉल्ट 1 का होगा। अपडेशन कितना का होगा? बाय डिफॉल्ट 1 का। वेरी गुड। अगर मान लो किसी ने रेंज के अंदर दो वैल्यू दे दी, तो दो वैल्यू, जो पहली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो होगी स्टार्ट की, और 10 होगा एंडिंग पॉइंट। और अपडेशन बाय डिफॉल्ट कितने का? 1 का। 1 का बाय डिफॉल्ट लेता ही अपडेशन, उनका ही होगा। हाँ 1 का, एक एक का ही अपडेशन करता ही है, एक एक का, ये है ना। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये थोड़ा सा आलसी भी है। इसमें क्या आलस है, ये है ना एक कम चलता है। जैसे है ना आपने बोल दिया ना स्टॉप, स्टॉप मतलब एंडिंग पॉइंट 10, तो ये ना एक कम चलेगा, 9 तक ही चलता है। तो इसको 15 तक चलाना है ना, तो यहाँ पे 16 देना पड़ेगा। अगर 100 तक चलाना है ना इसको, तो 101 देना पड़ेगा, क्योंकि ये कम चलेगा, इसकी आदत है। होता है ना, जैसे मुझे पता है स्टूडेंट को है ना, मैं बोल दूं कल 50 क्वेश्चन करवाने थे स्टूडेंट से, और मैं मेरे को पता है यार 50 बोलूंगा ना कि 10-20 ही करके आएंगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा कल 200 क्वेश्चन निकाल के लाने, तो कम से कम 50 कर लेता है। तो वैसा ही ये हमेशा एक कम चलता है, बस थोड़ा सा ये याद रखना है। अब प्रैक्टिकल पार्ट में मूव करते हैं हम, और इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। चलो अब जो भी हमने सीखा है बस वो प्रैक्टिकली करना है। कॉन्सेप्ट यही थे, फोर के और वाइल के, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस आप एक एक 2-2 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे, और 10-15 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ट्राई करने के लिए। अब जैसे मैंने बोला सिंटैक्स, फॉर आई इन रेंज, सिंटैक्स ध्यान रखना इसका ऐसे। सर ये आई क्या है? फोर तो आप लिख दोगे, आई भी, आई एक वेरिएबल है। मैं आई मान रहा हूँ तो आप जे मान लो, के मान लो, मेरा नाम मान लो, एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल आप बनाते हो, जैसे बनाते थे ना 1:10, तो ए नाम का वेरिएबल, वो भी ये आई वेरिएबल है। अब रेंज के अंदर तीन वैल्यू पास करोगे आप। मैं बोल रहा हूँ किसी ने सिंगल वैल्यू पास करी 5, तो ये 5, जो 5 होगा, समझने की कोशिश करना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, लूप कितनी बार चल रहा है वो अलग चीज है, और आई की वैल्यू किस किस के लिए लूप चल रहा है वो अलग चीज है। चलो छोड़ो ये, पहले तो मुझे ये बताओ, आप रेंज के अंदर मैंने सिंगल वैल्यू दी है, तो ये सिंगल वैल्यू किसकी पॉइंट होगा? क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट कहां से करेगा ये? 0 से। एंड कहां करेगा ये? 5 पर। एक कम कहां करेगा ये? एंड एक कम मतलब 4 पे। वेरी गुड। 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 4 पे एंड कर रहे हो, और अपडेशन कितने का है? 1 का। तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 0, फिर क्या होगी? 1, क्योंकि एक का अपडेट भी तो है, फिर क्या होगी? 2, फिर क्या होगी? 3, फिर क्या होगी? 4, बस यही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कर दूं, इसको रन कर दूं, तो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये समझने की चीज है। ये रेंज फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, इतना तो दिख रहा है आपको बोला वाला, ये इतना बोला है नहीं है। इसने अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर रखी है, कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यू स्टोर कर रखी है इसने। 0 से स्टार्ट कर रहा है, एक कम चल रहा है 4 तक, और अपडेशन 1 का है। इसके अंदर से वैल्यू निकालने का काम कौन कर रहा है? लूप। तो मैंने बोला 4 आई इन दिस, मतलब आई इन दिस, आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 0, चीजें लूप के अंदर आएगी, चीजें कौन? इंटरप्रेटर लूप के अंदर आएगा। तो मैंने बोला प्रिंट ऑफ आई कर दो, उसे 0 प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी बार लूप चलेगा,
आई की वैल्यू किसके लिए, 2 के, मतलब आई की वैल्यू 1 के लिए। फिर लूप के अंदर आएगा इंटरप्रेटर, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा प्रिंट ऑफ आई कर दो, तो उसने आई प्रिंट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि है ना फोर में 4 स्टेप होती है, स्टार्ट, स्टॉप, अपडेशन, एक्सप्रेशन। देखो स्टार्ट ये रहा, स्टार्ट कहां से कर रहा है, 0 से। स्टॉप कहां कर रही है, 5 पे, मतलब 1 कम 4 तक, ठीक है। अपडेशन कितने का है, 1 का। और ये रहा एक्सप्रेशन, किसको काम क्या करना है, प्रिंट ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कर दे। थोड़ा बहुत आया होगा 5-7% समझ में। चलो अब ये और देखते हैं, तो ये लूप चलता रहेगा। आप ये चीजें समझ लो, जैसे पहले आई की वैल्यू 0 के लिए लूप चला, चीजें लूप के अंदर आई और उसको इंस्ट्रक्शन मिला प्रिंट ऑफ आई कर दो, उसे आई प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चला, उसको इंस्ट्रक्शन, लूप के अंदर आई चीजें, उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि प्रिंट ऑफ आई कर दो, उसने आई प्रिंट कर दिया, मतलब 1 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 2 के लिए लूप चला, इस तरह लूप चलता रहा, बस चीजें लूप में चलती रही। लूप कितनी बार चला, 5 बार। लूप कितनी बार चला, 5 बार, 5 टाइम्स। और आई की किस किस वैल्यू के लिए लूप चल रहा है, दोनों अलग अलग चीजें, बट ये याद रखना आप लोग, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ लूप कितनी बार चल रहा है ये अलग चीज है, और आई की किस किस वैल्यू के लिए लूप चल रहा है ये अलग चीज है। पहली बात तो लूप 5 बार चल रहा है, ये तो पता है आपको, जब ये तो 5 बार आई चीज है। और आई की किस किस वैल्यू के लिए लूप चल रहा है, 0 के लिए चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए चल रहा है, 3 के लिए चल रहा है, 4 के लिए चल रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन सर एक चीज बताओ, 4i इन रेंज मैंने दे दिया 2,10, कोई मुझे बता सकता है ये रेंज फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2 और एंडिंग वैल्यू क्या होगी, ये हालांकि 10 दे रखा है, लेकिन एक कम चलेगा 9। और बाय डिफॉल्ट अपडेशन कितने का है, 1 का। तो क्या क्या वैल्यू होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो होंगे नंबर। 2 से स्टार्ट होगा, 9 तक चलेगा, और बाय डिफॉल्ट 1 का अपडेशन है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको रेंज फंक्शन, इसने अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर रखी है, ये वाली। तो लूप कितनी बार चल रहा है तो बता सकता है, 2, 4, 6, 8 टाइम्स लूप चल रहा है ये। और आई की किस किस वैल्यू के लिए लूप चलेगा, 2, 3, 4। पहले आई की वैल्यू 2 होगी, लूप के अंदर आएगी चीजें, और मैंने बोला प्रिंट ऑफ आई कर दो, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए लूप चल रहा है, मैंने बोला लूप के अंदर आई चीजें, प्रिंट ऑफ आई कर दो, तो ये 9 तक प्रिंट हो जाएंगे नंबर बेसिकली। मैं हटा देता हूं इनको और इसको रन कर देता हूं, थोड़ा बहुत आएगा समझ में। और किसी ने तीनों वैल्यू दे दी, मैंने बोला कि 4i इन रेंज, मैंने बोल दिया, मान लो, चलो चलो अभी मत मानो कुछ भी, है ना, बिल्कुल भी। मैं ही चाहता हूँ समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको एक काम दे देता, कल देता, आज नहीं, आज तो तुम कर दूंगी, होता है कल मैं एक काम देता आपको कि है ना, आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, मतलब 1 से 100 तक प्रिंट कराना है आपको। तो कल तक आप यही सोचते कि सर ऐसे ही करा सकते हैं, प्रिंट ऑफ 1, सॉरी प्रिंट ऑफ आई कीजिए, प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 1 कर दो सर, और इस तरह प्रिंट ऑफ 2 कर दो, ऐसे तो करते हैं आप, प्रिंट ऑफ 3, और कैसे करते हैं। तो इस तरह 3 तक है, इस तरह 100 टाइम लिखना पड़ता ना आपको, 100 तक काउंटिंग कराने के लिए। अब ये काम लूप से भी कर सकते हो आप। कैसे, आपको पता है रिपीटिशन, एक ही चीज की रिपीटिशन हो रही है, नंबर जनरेट करो 4i इन रेंज, और आपको पता है रेंज फंक्शन जो है वो नंबर जनरेट करने का काम करता है। कहां से स्टार्ट कर रहे हो सर, 1 से, कहां तक जा रहे हो, जाना सर 100 तक है, लेकिन इसको 101 देना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट अपडेशन कितने का होता है, 1 का, और मुझे भी 1 चाहिए, तो चाहे कोमा लगा के आप 1 दो, चाहे मत दो, बात एक ही है। नहीं दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट 1 का अपडेशन लेगा, दे दोगे तो भी 1 का लेगा। तो प्रिंट ऑफ कर दो आई, केवल 2 लाइन के कोड से 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आ गया। वैसे 100 टाइम्स लिखना पड़ता है प्रिंट। हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको। रिपीटिशन, रिपीट चल रहा है, पहले आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चला, प्रिंट 1 कर दो, तो लूप पे चलता रहेगा वो जब तक लूप पूरा नहीं हो जाता। और आपको पता था लूप कितनी बार चलाना है, 4 बार चलाना है लूप। तो जब नंबर ऑफ आइटरेशन, देखो सेकंड डिफरेंस, जब नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से आपको पता हो तो हम फॉर लूप चलाएंगे, जब नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से पता नहीं हो तो हम व्हाइल लूप चलाएंगे। धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, यहाँ तक क्लियर हुई। कोई आपको बोले कि 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर प्रिंट कराने, 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर प्रिंट कराने, तो मैं बोलूंगा 4i इन रेंज। स्टार्टिंग काफी करूंगा, बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ 20 तक कोई भी इवन नंबर है ना प्रिंट कराने, 2 से 0 से 2 से 2 से स्टार्ट करेंगे ना, 2 से 20 बोल रहा हूँ, 2 से स्टार्ट करेंगे। एंडिंग पर, एंडिंग वैल्यू क्या दूंगा, 20 21, 21 क्योंकि 20 तक को इनको इसमें इंक्लूड करना पड़ता है ना। और अपडेशन कितने का दूंगा मैं, 2 का, क्योंकि 2 के बाद चाहिए मेरे को 4, तो 2 का अपडेशन हो गया, तो कॉलन कर दूंगा और बोल दूंगा प्रिंट ऑफ कर दो आई को, ये लूप चल गया। समझ में आया। वैसे ही मुझे ऑड नंबर प्रिंट कराने, मान लो, चलो एक काम करते, छोड़ो
ऑड नंबर छोड़ते हैं, चलो ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक जितने भी ऑड नंबर है ना प्रिंट कराने हैं, तो आप बोलोगे 4i इन रेंज, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करोगे? 1 से सर, एंडिंग कितना दूं? 20 दे दूं, 20 19 तक आ जाएगा ये, है ना। और अपडेशन कितने का दूंगा? 2 का। अरे बोलो बोलो, 3 का क्यों दूंगा ऑड नंबर में? 2 का ही तो होता है, 1 के बाद 3, ये रहे। थोड़ा बहुत समझ में आया, आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको टफ करते हैं और थोड़ा सा, ये तो हो गया फॉर लूप। अब यही तीनों काम, कौन कौन से तीनों काम सर? 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराना, इवन नंबर प्रिंट कराना, ऑड नंबर प्रिंट कराना, इनको करते हैं व्हाइल लूप, तीनों काम को। अब व्हाइल लूप की स्टेप पता ही है आपको, व्हाइल लूप में पहले क्या करना पड़ता है? व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग करनी पड़ती है। पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, फिर स्टॉप करना पड़ता है, फिर एक्सप्रेशन देना पड़ता है, फिर अपडेशन देना पड़ता है। चलो देखते हैं। तो व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है व्हाइल लूप को। कैसे? मैं 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहा हूं, i इक्वल्स टू 1, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। i की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी? 1। फिर दूंगा व्हाइल कंडीशन, व्हाइल उसके बाद कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे कम नहीं चलता, यहाँ पे तो जो दूंगे वो चलेगा। आप बोल रहे हो i की वैल्यू 1 है भैया, और i की वैल्यू 1 है और लेस देन और इक्वल्स टू 100 तक चलना चाहिए। पहली स्टेप हो गई इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन हो गई कंडीशन, व्हाइल कंडीशन। उसके बाद आएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कराना क्या है? मैं i को प्रिंट कराना चाहता हूँ, और लास्ट में दूंगे आप अपडेशन। आप बोलोगे i इक्वल्स टू i प्लस 1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद करो आप असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ i प्लस इक्वल्स टू 1। लो ये हो गई। अभी कैसे रन कर रहा है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, इंटरप्रेटर कंडीशन के बाद आएगा, कंडीशन से पूछेगा तो कंडीशन चेक करेगा। देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, क्या 1 लेस देन है क्या 100 से? बिल्कुल है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप के अंदर आएगा। तो लूप के अंदर इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है प्रिंट ऑफ i कर दो, मतलब 1 प्रिंट कर दो, और i को 1 बढ़ा दो, i को 1 बढ़ा के कितना कर दो? 2। अब वापस कंडीशन पे जाएगा, ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 2 लेस देन 100 है क्या? है। इंटरप्रेटर लूप के अंदर आएगा, इंस्ट्रक्शन को देखेगा, प्रिंट ऑफ i कर दो मतलब 2 प्रिंट कर दो, और i को 1 बढ़ा दो मतलब 2 से कितना कर दो? 3। वापस कंडीशन के बाद जाएगा 3 लेस देन 100 है क्या? इस तरह लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जैसे 100 होगा 100 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 101, 101 कंडीशन के बाद जाएगा, क्या 101 छोटा है क्या 100 से? नहीं है, इसलिए ये रन नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। बस ये डिफरेंस है। आप लोग यहाँ पे ये पूछ सकते हो, इसमें सर इसको बताया गया है कि यहाँ तक ये बस कंडीशन चेक कर रहा है, जब जब इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी चीजें लूप के अंदर आती रहेगी, कंडीशन फॉल्स तो बाहर निकल जाएगा। बस आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा कि सर जब नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है हमको, तो हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं और व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्योंकि 100 बार चलाना था तो हमने फॉर लूप से भी कर दिया और व्हाइल से भी कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन जब पहले से पता नहीं हो तो हम व्हाइल ही चलाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को और क्लियर मिलेगा इसमें, हालांकि नेट पे आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता है तो आप फॉर भी चला सकते हो और व्हाइल भी चला सकते हो, मैंने चला के दिखा दिया आपको, लेकिन नेट पे आपको ये नहीं मिलेगा। बट आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब मान लो इवन नंबर प्रिंट कराना है मुझे 2 से 20 तक, तो पहले करना पड़ता है व्हाइल लूप पे इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? i की वैल्यू 2, ठीक है। देन व्हाइल कंडीशन, मैं लिखूंगा व्हाइल कंडीशन। कंडीशन का मतलब कब तक कहां तक चलाना है, एंडिंग पॉइंट, तो आप लिखोगे i लेस देन इक्वल्स टू 20। i की वैल्यू 2 से लेकर 20 तक चलाना चाहता हूं, और 20 भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि यहां पे मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा? i को, क्योंकि एक्सप्रेशन आता है। फिर अपडेशन, i को कितना बढ़ाना है? तो आप बोलोगे i को बढ़ाना है 2 से, क्योंकि 2 का अपडेशन देना है। ये देखो आ गया। और ऐसे ही ऑड नंबर में भी आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। देन व्हाइल कंडीशन, कंडीशन क्या है? i की वैल्यू लेस देन 20 कर देते हैं, क्योंकि मुझे 19 को तो इंक्लूड करना है, कॉलन लगा दिया। सिंटैक्स ध्यान रखना, एक्सप्रेशन में दे दिया प्रिंट ऑफ i कर दो और अपडेशन देना मत भूलना। बस हो गया ये। क्या अपडेशन 1 का दे दिया क्या मैंने? 2 का देना है ना। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो 10-20% हुआ होगा। आप जाके ये करने की कोशिश करना, है ना। और इनको जो कराया है केवल उनको ही करने की एक बार कोशिश कर लो। उसके बाद है ना इसके क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपसे, और एकदम टफ लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि वो टफ लेवल के क्वेश्चन करने के बाद है ना ये चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको। तो पहले तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, और 10 मिनट में जो है मैं
इन सर को कनेक्ट करवाता हूँ, उनके पास क्या लैपटॉप